कुछ दिन पहले आप में से किसी ने ये डाउट मुझे मेल पे लिख के भेजा है। डाउट बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन काफ़ी लोगों के मन में होगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। हाँ, इलास्टिसिटी के चैप्टर से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लगभग सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी किया होगा, पर डाउट बहुतों के मन में अभी भी होगा। आइए उस डाउट को रिजॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक बार है, एक रॉड है ऐसा मान लो, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है, मास एम है। इसको एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है और एक एंड पर फोर्स एफ लगाकर इसको खींचा जा रहा है। दैट मीन्स मूव किया जा रहा है। ये बार एक्सेलरेटेड होगा। ऐसे में इसमें एक्सटेंशन, इसमें एलोंगेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे ये डाउट नहीं है स्टूडेंट का, वो शायद इस बात को समझते भी हैं। उनका डाउट ये है कि हमें ये बताया गया है कि अगर ये बार एक्सेलरेट होने को अलाउ किया गया तो फिर किस बात का स्ट्रेस? ये पहला डाउट है उनके मन में। और दूसरा डाउट उनके मन में ये है कि हमने फोर्स अगर F लगाया तो स्ट्रेस तो F/A हुआ। ये दो तरह के डाउट उनके मन में चल रहे हैं। ऐसा उनके मेल को पढ़ के मुझे लगा। तो चलिए आपके इन डाउट्स का आंसर मैं करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात, जो स्ट्रेस है आप में से मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा है, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऐसा पढ़ के और आप आगे बढ़ जाते हो, यही मिस्टेक है। स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, अच्छी बात है, बट इट इज एक्चुअली restoring force per unit cross sectional area that is developed when you are trying to deform a body. Restoring force, ये फोर्स F जो आप इस एंड पे लगा रहे हैं, एक मिनट के लिए आप ऐसा इमेजिन करें कि यहाँ पे आपने एक बार का बहुत ही छोटा सा टुकड़ा इमेजिन किया। चलिए इस येलो कलर के टुकड़े पे F फोर्स लग रहा है, राइट। लेकिन इसी के पड़ोस में ये जो लाल रंग का टुकड़ा है, इस पर तो ये फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स F तो यहां लगाया जा रहा है, पीले वाले पे। तो लाल टुकड़े पे फोर्स क्यों लग रहा है? कौन लगा रहा है? आप नहीं, आप तो पीले टुकड़े पे फोर्स लगा रहे हो। पीला टुकड़ा लाल टुकड़े पे फोर्स लगा रहा है। ये गैप नेग्लिजिबल है, ये पीला लाल ऐसे हैं। तो पीला टुकड़ा लाल टुकड़े पे फोर्स लगा रहा है। उसी तरीके से इस लाल टुकड़े को पड़ोस में यहां पे एक ग्रीन टुकड़ा है। लाल टुकड़ा ग्रीन टुकड़े पे फोर्स लगा रहा है, ग्रीन टुकड़ा लाल टुकड़े पे फोर्स लगा रहा है। अब जरा लाल टुकड़े की स्थिति को देखिए, छोटे से लाल टुकड़े की स्थिति को देखिए। एक तरफ से उसको पीला वाला हिस्सा अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरी तरफ से ग्रीन वाला हिस्सा अपनी तरफ खींच रहा है। ग्रीन और लाल दोनों एक दूसरे को ऐसे खींच रहे हैं, येलो और लाल भी एक दूसरे को ऐसे खींच रहे हैं। तो सिर्फ अगर हम रेड कलर के टुकड़े को मन में इमेजिन करें तो इसके ऊपर दोनों तरफ से ऐसा फोर्स एक्ट कर रहा है। एक फोर्स पीला टुकड़ा लगा रहा है, एक फोर्स हरा टुकड़ा लगा रहा है। ये तो इंटरनल फोर्स है, इज़न्ट इट? एक्सटर्नल फोर्स तो सिर्फ पीले टुकड़े पे लग रहा है। तो इंटरनल फोर्सेस हर क्रॉस सेक्शन पे हम ऐसा देखेंगे तो देयर आर इंटरनल फोर्सेस। किसी भी क्रॉस सेक्शन पे इधर का हिस्सा, इधर का हिस्सा, दोनों एक दूसरे को ऐसे खींच रहे हैं। ये फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको स्ट्रेस कहते हैं। तो सबसे पहला करेक्शन ये, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया स्ट्रेस है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर फोर्स कौन सा? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब अगर हम इस बार को फिक्स कर देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमने इसको दीवार से बांध दिया, अब ये चल नहीं सकता, और इस एंड पे एक फोर्स F लगाते हैं। आप में से कई लोग सोचते हैं कि स्थिति अब भी वही है, एक एंड पे आप फोर्स F लगा रहे हो। नहीं नहीं, स्थिति बदल गई। एक्चुअली में ये बार तो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ये दीवार से बंधा है। न्यूटन कहते हैं कि अच्छा, ये बहुत देर से कहीं नहीं जा रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स 0 है। तो एक फोर्स तुम लगा रहे हो, एक फोर्स ये दीवार लगा रही है। तो एक्चुअली तुम दोनों एंड पे F फोर्स लगा के खींचो, इसकी जगह तुमने अपना काम आसान किया, एक एंड पे दीवार लगा दी, दीवार लगा रही है वो फोर्स, तुम सिर्फ एक एंड पे फोर्स लगा रहे हो। पर इस बार को तुम्हारे और दीवार में अंतर थोड़ी समझ में आता है। बार को दोनों एंड पे एक फोर्स लगता हुआ महसूस हो रहा है, उल्टे डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड का।
इसलिए बार का एक्सेलरेशन नहीं है। न्यूटन्स लॉज के टर्म्स में हम इसके जीरो एक्सेलरेशन को ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। लेमैन्स लैंग्वेज में बोलेंगे तो बोलेंगे दीवार से बंधा है कहाँ जाएगा, बट ऑब्वियसली दोनों एंड पे फोर्स है इसलिए नहीं चलेगा। और इस केस में इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर सेक्शन पे जो फोर्स है वो इतना ही है, एफ है, हर जगह इक्वल है। जैसे सिंपल अगर हम ऐसे हाफ ऑफ द बार को ही इमेजिन कर लें, हम सोचे कि ये हाफ बार क्यों मूव नहीं कर रहा, क्यों एक्सेलरेटेड नहीं है, तो इस हाफ ऑफ द बार के ऊपर भी नेट फोर्स जीरो होगा, ऐसा न्यूटन बोल गए, तब तो नॉट एक्सेलरेटेड है। तो इसके एक एंड पे तो दीवार फोर्स लगा रही, दूसरे एंड पे कौन लगा रहा है, ये नहीं, ये तो इस वाले पे लग रहा है। तो दूसरे एंड पे नेचुरली ये जो हिस्सा, आधा हिस्सा, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, और नेचुरली ये फोर्स एफ के इक्वल ही है, क्योंकि दीवार का फोर्स और ये फोर्स मिलके इस पे नेट फोर्स जीरो है। तो आप किसी भी सेक्शन को देखेंगे वहाँ पे ये जो इंटरनल फोर्स है वो एफ है। आप ऐसा कोई एलिमेंट अगर यहाँ पे ले लेंगे तो इस एलिमेंट का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसके दोनों तरफ से इस पे लगने वाले फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। तो नेचुरली फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कहीं पे भी लिखें, यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो हम इंटरनल जो फोर्सेस डेवलप हुए हैं वो फोर्स पर यूनिट एरिया हर जगह सेम है, हम कहते हैं थ्रू आउट स्ट्रेस सेम है। और जब थ्रू आउट स्ट्रेस सेम है तो आप सीधा सीधा हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं, आप लिखते हैं स्ट्रेस फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया बाई स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, या स्ट्रेस बाई यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेन। तो ऐसा लिखने से आपको एलोंगेशन की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें एक एंड फ्री रखा गया हो और ये बार चलने को फ्री हो, आपने एक एंड पे सिर्फ फोर्स लगाया है, तो क्या इसमें एक्सटेंशन होगा? आंसर है हाँ, होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा बार एक एक्सेलरेशन से जरूर चलेगा, पर आप थोड़ा सोचिए, जैसे अभी मैं सोच रहा था वैसे ही सोचिए कि अगर हम बार के इस हिस्से के मोशन को देखें, ये भी तो ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। क्यों चल रहा है भला? ये नीला वाला हिस्सा चलेगा क्यों? क्यों एक्सेलरेटेड है? ये बार का हिस्सा इसको अपनी तरफ यहाँ पे डेफिनेटली खींच रहा होगा, तब तो वो एक्सेलरेटेड है। तो ये नीला हिस्सा उतने ही फोर्स से इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो हर सेक्शन पे फोर्स तो है, इंटरनल फोर्स है, स्ट्रेस है, पर वो स्ट्रेस अब हर जगह सेम नहीं है। ये वैसी बात है जैसे आप बहुत सिंपल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ऐसे क्वेश्चन तो पढ़ते हो कि एक लंबी सी ट्रेन है और इसको अगर आप F4 से खींचोगे तो जैसे जैसे आप इस तरफ जाते हो रस्सी में टेंशन कम होता जाता है। वैसे ही है, ये छोटे छोटे बहुत सारे डब्बे हैं यहाँ, इमेजिन करो आप इसको सामने से पकड़ के खींच रहे हो, तो जैसे जैसे आप इधर चलोगे टेंशन जो है वो एक्चुअली में रिड्यूस होता जाता है। तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ इस तरीके से फ्रेम करना पड़ेगा इसे, कि सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि किसी भी एक एंड से, यहाँ से x दूरी पे या यहाँ से x दूरी पे, यहाँ से x दूरी पे हम ये पता लगाते हैं कि एक्चुअली में स्ट्रेस है कितना, टेंशन कितना है। यहाँ से ही ले लेता हूँ मैं, यहाँ से x डिस्टेंस पे इस सेक्शन पे इंटरनल फोर्स कितना है। इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं मन में ये सोच रहा हूँ कि ये हिस्सा x लेंथ का, ये हिस्सा जो एक्सेलरेटेड दिख रहा है, जिसका एक्सेलरेशन a है, क्यों है इसका एक्सेलरेशन? तो ये हिस्सा इसको अपनी तरफ खींच रहा है। इस फोर्स को मैं क्या लिखूं? T लिख लूं, टेंशन, टेंशन एट डिस्टेंस x फ्रॉम हियर, राइट, इट इज T। तो T तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हो, T विल बी इक्वल टू मास ऑफ दिस पार्ट इनटू एक्सेलरेशन, एंड मास ऑफ दिस पार्ट इज mass per meter length is m by l, so x meter length of rod will have mass m by l into x, so this mass into acceleration, so this is the value of tension over here। पर अगर हम ये सोच लें कि ये टेंशन इस पूरे के लिए टेंशन अपॉन एरिया स्ट्रेस है, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें ऐसे सोचना पड़ेगा कि भाई इस लोकेशन पे हम एक बहुत ही छोटा, जितना छोटा सोच रहे हो उससे भी छोटा और छोटा और छोटा, एकदम छोटा सा एक ऐसा सेगमेंट ले लेते हैं। अब इसको एक्चुअली में तो मैं dx लिखना चाहता हूँ, dx ही लिखता हूँ। dx विड्थ का एक सेगमेंट इमेजिन कीजिए।
हम ये सोचने की कोशिश करेंगे कि अगर इतना ही बड़ा रॉड मेरा होता, बस ये dx लेंथ का सेगमेंट होता, इसकी लंबाई कितनी बढ़ जाती अगर यहां पर स्ट्रेस की वैल्यू T अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया होती। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस जगह पे तो आपने पता कर लिया कि टेंशन T है, dx इतना छोटा, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, कि आप यहां पे भी टेंशन को T ही मान सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं टेंशन बदल गया होगा तो dx को और छोटा कीजिए। हम ये सोचते हैं कि ये dx लेंथ का सेगमेंट दोनों तरफ से T फोर्स से खींचा हुआ है, तो इस dx लेंथ के सेगमेंट की लंबाई में चेंज कितना होगा। हम सिर्फ इसके ऊपर, इस इतने बड़े टुकड़े के ऊपर हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं। हम लिख रहे हैं टेंशन, मतलब ये लिख देता हूं डायरेक्टली, MAXL टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। ये स्ट्रेन, किसका स्ट्रेन? इस छोटे से टुकड़े का स्ट्रेन। मान लेते हैं इस छोटे से टुकड़े की लंबाई में चेंज dl हुआ और इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है? dx लेंथ के इस टुकड़े की लेंथ dx प्लस dl हो गई, चेंज इन लेंथ dl है, ऐसा सोच रहे हैं। सो चेंज इन लेंथ ऑफ दिस स्मॉल सेगमेंट विल बी dl is MAYLA, राइट। MA को हम F लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं? उसको लिख ही देता हूँ, लेट करने से फालतू वो साथ में चल रहा है, उसको लिख देते हैं। सो FYLAX dx, dl इज इक्वल टू दिस मच। ये क्या है? एक्सटेंशन इन लेंथ ऑफ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ द रॉड which was originally having length dx. Here T is the internal tension that has been developed, and T upon cross sectional area, T upon cross sectional area is basically the stress. So this is dl. अब हमें ऐसे सोचना है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो L लेंथ की रॉड है, इसमें ऐसे ही छोटे 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 करोड़ों टुकड़े हैं। हर टुकड़े का एक्सटेंशन कुछ हुआ, हर एक लोकेशन पे टेंशन की वैल्यू अलग है। टेंशन एक्चुअली x पे डिपेंड कर रहा है। अगर x 0 है यहाँ पे तो टेंशन है ही नहीं। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं टेंशन बढ़ रहा है और टेंशन यहाँ पहुँचते पहुँचते f के बराबर हो जाएगा। अगर आप x की जगह L लिखेंगे तो m इंटू ए मतलब f के बराबर हो जाएगा। सो हर ऐसे छोटे सेगमेंट की लेंथ में चेंज को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हमें टोटल चेंज इन लेंथ मिलेगा, और वो करने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। FYLAX dx integrated from 0 to L. What is x? What is dx? dx is original length of this segment, जब कोई force नहीं था, कोई stress नहीं था, ऐसा, and this element was at a distance x. So the value x is changing from 0 to L. ये integration कर दीजिए, and this gives you the total extension that will be produced in this bar. लाइक तो कर दो।